पीएम मोदी से पंगा लेने के चक्कर में कांग्रेस के लोग देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। कांग्रेस के नेता पवन खेरा ने जो किया उसके चक्कर में वो मुश्किल में फंस गए हैं। असम पुलिस की कार्रवाई से पवन खेरा की चिंता बढ़ गई है। दर्शकों, कांग्रेस के नेताओं की आदत है कि बिना कोई तथ्य के आरोप लगा देते हैं। राहुल गांधी भी पीएम मोदी पर आरोप लगाने में आगे रहते हैं, लेकिन अब तक राहुल गांधी अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाए हैं। वहीं पीएम मोदी सिर्फ देश हित में काम करने और काम के दम पर जनता का भरोसा जीतने पर विश्वास रखते हैं। जब से पीएम मोदी ने देश की कमान संभाली है, तब से लेकर अब तक उन्होंने देश के लिए जितना काम किया है, शायद ही उतना किसी ने किया होगा। यही वजह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अप्रैल 2026 तक लगभग 4.15 ट्रिलियन डॉलर से 4.18 ट्रिलियन डॉलर के आधार पर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, जो जापान को पीछे छोड़ते हुए 4.18 ट्रिलियन यूएसडी का आंकड़ा पार कर चुकी है। ये एक तेजी से बढ़ती हुई मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो मुख्य रूप से कृषि, सेवा और औद्योगिक क्षेत्रों द्वारा संचालित है। वहीं 2026 में इसके 7.4% तक की वृद्धि दर के साथ सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होने का अनुमान है। लेकिन दर्शकों, ये सब पीएम मोदी की सही नीतियों की वजह से संभव हो पाया है। वहीं जब 2004 से लेकर 2014 तक इस देश में कांग्रेस की सरकार थी, तब विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने कभी भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री और उसके नेताओं पर फर्जी आरोप नहीं लगाए थे। बीजेपी ने कभी भी फर्जी दस्तावेज दिखाकर सियासी माइलेज लेने की कोशिश नहीं की, जैसा पवन खेरा ने किया। विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने हमेशा देश के सामने एक विजन रखा था कि वो इस प्लान के जरिए देश को विकसित बनाएंगे। पीएम मोदी ने 2014 से पहले नारा दिया था कि अच्छे दिन आएंगे, तब जाकर लोगों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। लेकिन कांग्रेस के लोग देश को विकास की पटरी पर दौड़ाने के लिए देश के सामने कोई विजन नहीं रख पा रहे हैं। आपने कभी राहुल गांधी या कांग्रेस के नेताओं को देश को विकसित बनाने के बारे में कोई प्लान रखते हुए नहीं सुना होगा। वो सिर्फ पीएम मोदी पर आरोप लगाते हैं। कभी नरेंद्र सरेंडर कहेंगे, तो कभी पीएम मोदी को कंप्रोमाइज्ड कहेंगे, तो कभी कांग्रेस के लोग पीएम मोदी को लेकर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो कभी तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, तो कभी जातिवाद की राजनीति चमकाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आजकल चुनाव में जीत हासिल करने के लिए जनता को फ्री के वादे करेंगे और भ्रामक दावे कर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग देश को ये नहीं बताएंगे कि उनके पास देश को विकास को लेकर क्या रोड मैप है। लेकिन दूसरी तरफ पीएम मोदी मिशन मोड में काम कर रहे हैं। वहीं भारत न्यूजीलैंड के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर पीएम मोदी ने खुशी जाहिर की है। पीएम मोदी ने इस एग्रीमेंट को लेकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट लिखा है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट में बताया है कि इस एग्रीमेंट से कृषि समेत 8 सेक्टर के लोगों को फायदा होने वाला है। उन्होंने इस एग्रीमेंट को ऐतिहासिक क्षण बताया। पीएम मोदी ने कहा कि ये एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच भविष्य में व्यापारिक संबंध को और मजबूत करेगा। दर्शकों, विपक्ष के लोग जो भी कहें, लेकिन आप दर्शक पीएम मोदी के काम से खुश हैं तो कमेंट में यस और गुड मोदी जी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं। दर्शकों, आम आदमी पार्टी में टूट को लेकर घमासान मचा हुआ है। राघव चड्ढा ने जिस तरह से केजरीवाल को झटका दिया है, उससे आप पार्टी में खलबली मच गई है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अगर उसके 7 पूर्व सांसदों को दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित नहीं किया गया तो वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी। राज्यसभा के सभापति के फैसले पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि उन 7 सांसदों ने बीजेपी में अपने विलय को मान्यता देने के लिए पत्र दिया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की आपत्तियों और संविधान की 10वीं अनुसूचित के तहत उनकी अयोग्यता की मांग पर कोई विचार नहीं किया गया। वहीं बंगाल में इस बार बीजेपी की जीत हो सकती है। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर जयपुर लौटे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। गहलोत ने कहा है कि बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच क्लोज फाइट है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है। गहलोत ने कहा कि बीजेपी इस चुनाव को एक युद्ध की तरह लड़ी है। बीजेपी द्वारा काफी पहले से तैयारी शुरू कर दी गई थी। अगर बंगाल में बीजेपी जीतती है तो ये उसकी नहीं बल्कि चुनाव आयोग की जीत होगी। वहीं कोलकाता पुलिस ने सोमवार को कोलकाता आर्म्ड पुलिस की
पहली बटालियन के कांस्टेबल रामकृष्ण कयाल को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल रामकृष्ण कयाल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार की आलोचना की थी। वहीं कोलकाता पुलिस ने यह भी कहा है कि पुलिस कर्मियों को आदेश दिया गया था कि वो कोई भी ऐसा कंटेंट पोस्ट शेयर या समर्थन न करे जो सेवा नियमों या चल रहे 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता हो। दर्शकों, कांग्रेस के नेता पवन खेरा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा से जुड़े पासपोर्ट विवाद में बुरी तरह फंसे कांग्रेस नेता पवन खेरा ने मानहानि और जालसाजी के मामले में गुवाहाटी हाई कोर्ट द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। असम पुलिस ने उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया था। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल को गुवाहाटी में असम पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा खेरा के खिलाफ दर्ज मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पवन खेरा के खिलाफ ये मामला तब दर्ज किया गया था जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि असम के सीएम की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के पास कई देशों के पासपोर्ट और विदेशों में अघोषित संपत्तियां हैं। वहीं पिछली सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में पवन खेरा के वकील ने तर्क दिया कि उनके भागने का कोई खतरा नहीं है और गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने इस मामले को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। वहीं असम सरकार ने राहत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि यह मामला केवल मानहानि का नहीं बल्कि धोखाधड़ी और जालसाजी सहित गंभीर अपराधों से संबंधित है। वहीं दोनों पक्षों के विस्तृत दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने पवन खेरा को झटका देते हुए कहा कि यह मामला केवल मानहानि का नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि पवन खेरा से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वे सहयोगी कौन हैं जिन्होंने पवन खेरा के लिए दस्तावेज जुटाए। वहीं असम पुलिस की ओर से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तेलंगाना उच्च न्यायालय में दायर याचिका की वैधता पर सवाल उठाते हुए इसे क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का स्पष्ट अभाव बताया। उन्होंने कहा कि एफआईआर असम में दर्ज की गई थी और खेरा ने ये स्पष्ट नहीं किया कि वो वहां अग्रिम जमानत क्यों नहीं मांग सकते। वहीं फर्जी आधार कार्ड के जरिए जमानत लेने की कोशिश करने के मामले में भी पवन खेरा सुप्रीम कोर्ट में पकड़े जा चुके हैं। इस मामले को लेकर पवन खेरा को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार भी पड़ चुकी है। दर्शकों, ये मामला पहले भी सुप्रीम कोर्ट में आया था। उस वक्त शीर्ष अदालत ने कहा था कि पवन खेरा को अग्रिम जमानत के लिए असम के गुवाहाटी हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करनी चाहिए। वहीं पवन खेरा ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पवन खेरा की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में दलील रख रहे हैं, लेकिन अब तक वो खेरा को राहत नहीं दिलवा पाए हैं। दर्शकों, कांग्रेस के नेताओं की आदत है कि वो आरोप तो लगा देते हैं लेकिन अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाते। राहुल गांधी ने भी राफेल डील पर चौकीदार चोर है से लेकर वोट चोरी तक के आरोप बीजेपी और पीएम मोदी पर लगाए थे, लेकिन अब तक राहुल गांधी कोई सबूत नहीं दे पाए हैं। वहीं राफेल डील को लेकर चौकीदार चोर है वाले मामले पर तो राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में माफी भी मांगी थी। वहीं चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को कड़ी फटकार पड़ चुकी है। वहीं कानूनी पचड़े में फंसने के बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है वाले मामले पर यू टर्न लेते हुए ये कहा था कि मीडिया में छपी खबर के आधार पर वो ये आरोप लगा रहे थे। वहीं पवन खेरा को राहुल गांधी बब्बर शेर कह रहे थे, लेकिन अब असम पुलिस द्वारा शिकंजा कसने के बाद पवन खेरा भागे भागे फिर रहे हैं। असम पुलिस ने जिस तरह से पवन खेरा के खिलाफ शिकंजा कस दिया है उससे साफ है कि कांग्रेस के नेता ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ जो साजिश रची थी उसको लेकर वो मुश्किल में फंस गए हैं। पवन खेरा को लग रहा था कि वो कुछ भी आरोप लगा देंगे और आसानी से सवाल का नाम देकर बच जाएंगे, लेकिन जिसने भी पवन खेरा का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा जिसमें खेरा ने सीएम शर्मा की पत्नी पर 3 देशों के फर्जी पासपोर्ट रखने और विदेशों में संपत्ति होने का दावा किया था, वो ये कह सकता है कि पवन खेरा सवाल नहीं बल्कि सीधे सबूत देकर सीएम शर्मा की पत्नी पर आरोप लगा रहे थे और ये दावा कर रहे थे कि चुनाव बाद बंटी और बबली देश छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन सीएम शर्मा और उनकी पत्नी तो कहीं नहीं भाग रहे हैं, उल्टा पवन खेरा ही भाग रहे हैं। वहीं गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया पवन खेरा से जुड़ा यह मामला जाली दस्तावेज रखने का है। हाईकोर्ट ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी राजनीति में नहीं है। यदि मामला मुख्यमंत्री के खिलाफ होता तो इसे राजनीतिक बयानबाजी माना जा सकता था, लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए पवन खेरा ने एक निर्दोष महिला को विवाद में घसीटा है।
ऐसे में अब पवन खेरा मुश्किल में फंस गए हैं। वहीं अब खेरा बचने के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट के शरण में पहुंचे हैं। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच सुनवाई करेगी। केजरीवाल ने ऐलान किया कि वो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में पेश नहीं होंगे। उन्होंने एक पत्र लिखकर ये कहा कि ना तो वो खुद कोर्ट में आएंगे और ना ही किसी वकील के जरिए अपनी बातें रखेंगे। केजरीवाल का कहना है कि उन्हें इस अदालत से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं रही है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि मेरी जस्टिस स्वर्ण कांता से न्याय मिलने की उम्मीद टूट गई है, इसलिए मैंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह की राह पर चलने का फैसला लिया है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि जस्टिस स्वर्ण कांता के फैसले की अपील में मैं सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार रखूंगा। गौरतलब है अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर बेंच बदलने की अपील भी की थी। उन्होंने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से ये केस सुनना बंद करने की अपील करते हुए ये दलील की थी कि जस्टिस स्वर्ण कांता के मन में अरविंद केजरीवाल को लेकर पहले ही राय बन चुकी है। केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा है कि ये कदम किसी गुस्से या असम्मान के कारण नहीं, बल्कि न्यायपालिका के प्रति सम्मान और आम नागरिक के विश्वास को ध्यान में रखते हुए उठाया गया। उन्होंने लिखा कि पिछले 75 वर्षों में जब अन्य संस्थाएं कमजोर पड़ी तब जनता ने न्यायपालिका पर भरोसा किया है और उनका उद्देश्य उसी भरोसे को मजबूत करना है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी यही कहा है कि ये मामला अब केवल उनका निजी मामला नहीं रह गया, बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। केजरीवाल ने यह भी दोहराया है कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका ये कदम न्यायपालिका के खिलाफ नहीं है। केजरीवाल का कहना है कि उन्हें इसी न्यायपालिका से राहत मिली है और उनका संविधान तथा न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास कायम है। वहीं अब अगर केजरीवाल या उनकी तरफ से कोई वकील कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश नहीं होगा तो कोर्ट की तरफ से गिरफ्तारी के वारंट जारी हो सकते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या केजरीवाल फिर से जेल जा सकते हैं। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस शर्मा के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े अभिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में हिस्सा लेने का हवाला देते हुए कहा था कि जज अगर उस विचारधारा की समर्थक है और मैं विरोधी, तो क्या मुझे इंसाफ मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ने तब कोर्ट में खुद अपना पक्ष रखा था और करीब 1.5 घंटे तक दलीलें रखी थी। वहीं जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस शर्मा ने अपने फैसले में कहा था कि बिना ठोस सबूत के लगाए गए आरोप केवल कयास है, ये न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकती। जस्टिस शर्मा ने कहा था कि सुनवाई से खुद को अलग करके सरेंडर नहीं करूंगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा कि अपराधी तय नहीं करेगा कि जज कौन होगा। दर्शकों, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं इस फैसले के बाद से लगातार उन पर कई सवाल उठ रहे थे। कुछ लोग उन्हें शुभकामनाएं भी दे रहे थे तो कुछ उनके फैसले के पीछे के कारण जानना चाह रहे थे। वहीं इन सवालों का जवाब देने के लिए राघव चड्ढा ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया। राघव चड्ढा ने वीडियो में कहा कि पिछले 3 दिनों से उनके पास ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं। ज्यादातर लोग उन्हें बेस्ट विशेस दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, जबकि कुछ लोग उनके इस बड़े फैसले के पीछे की वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने ये वीडियो उन सभी के लिए बनाया है जिन्होंने शायद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। राघव चड्ढा ने कहा कि पिछले कई सालों से ये महसूस हो रहा था कि मैं सही जगह पर नहीं हूँ, शायद मैं सही आदमी हूं लेकिन गलत पार्टी में था। राघव चड्ढा ने यह भी बताया कि राजनीति में आने से पहले वो एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उनके सामने एक बहुत अच्छा कैरियर था, लेकिन उन्होंने उस कैरियर को छोड़कर राजनीति में कदम रखा। उन्होंने कभी करियर बनाने के लिए राजनीति नहीं की, जबकि वे आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर बने और उस पार्टी को अपने युवा दिनों के पूरे 15 साल दिए। राघव ने यह भी कहा कि उन्होंने अपनी मेहनत, खून पसीने से उस पार्टी को सींचा और बड़ा किया, लेकिन अब वो पार्टी पहले जैसी नहीं रही। राघव चड्ढा ने आगे यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी में आज एक टॉक्सिक माहौल बन गया है। वहां काम करने से रोका जाता है, संसद में बोलने से रोका जाता है। पूरी पार्टी अब कुछ भ्रष्ट और समझौता करने वाले लोगों के हाथ में फंस कर रह गई है। ये लोग अब देश के लिए नहीं बल्कि अपने निजी फायदे के लिए काम करते हैं। राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि उनके सामने सिर्फ 3 रास्ते थे। पहला, पूरी तरह से राजनीति छोड़ देना। दूसरा, उसी पार्टी में रहकर चीजें सुधारने की कोशिश करना जो संभव नहीं हुआ। और तीसरा, अपनी एनर्जी और अनुभव को लेकर किसी और प्लेटफॉर्म पर जाकर सकारात्मक राजनीति करना। इसलिए उन्होंने तीसरा रास्ता चुना, लेकिन उन्होंने अकेले ये फैसला नहीं लिया। उनके साथ और भी सांसद थे। कुल 7 सांसदों ने मिलकर ये तय किया कि अब वो इस पार्टी से अपना रिश्ता तोड़ देंगे। राघव ने कहा कि एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकता है, लेकिन 7 लोग गलत नहीं हो सकते।
वहीं केजरीवाल के कथित शीश महल 2 को लेकर भी राघव चड्ढा ने निशाना साधा है। वहीं बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के 95 लोधी एस्टेट के आवास की तस्वीरें जारी की है। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया है कि उनके मन में अभी भी शीश महल रहता है। उन्होंने अपने सरकारी आवास को आलीशान बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। बता दें कि अरविंद केजरीवाल 24 अप्रैल को नए सरकारी आवास में शिफ्ट हुए थे। केजरीवाल के नए सरकारी घर के अंदर की तस्वीरें जारी कर प्रवेश वर्मा ने कहा कि केजरीवाल लंबे समय से सरकारी बंगले के लिए अदालत जा रहे थे। अब उन्हें 95 लोधी एस्टेट में आवास मिला है। तस्वीरें देखकर हैरानी हुई। जो सादगी की बात करते थे वो आज लग्जरी में रह रहे हैं। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने इन सभी फोटोज को फर्जी बताया है। उन्होंने कहा कि ये फोटोज केजरीवाल के घर के अंदर के नहीं है। वहीं राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी से बगावत करने वाले 7 सांसदों को बीजेपी के सांसद के तौर पर मान्यता देने के बाद राज्यसभा सचिवालय के फैसले पर आप सांसद संजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। संजय सिंह ने इसे एक तरफा फैसला बताते हुए आरोप लगाया और कहा कि हमारी बात नहीं सुनी गई। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी में जाने के बाद हर कोई साफ हो जाता है, हमारी बात नहीं सुनी गई है। वहीं दिल्ली के शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब उनके समक्ष व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से पेश नहीं होंगे। वहीं इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने कोर्ट की कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया था। हाईकोर्ट ने साफ कहा था कि न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखना बेहद जरूरी है और किसी भी तरह की अनधिकृत रिकॉर्डिंग या प्रसारण स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। तो देखा आपने कैसे केजरीवाल चौतरफा घिर गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।